हमें किसी हद तक तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडिया की कि जो नेहरू वहाँ पे इक्वेशन सेट कर गए, जो उन्होंने बुनियादें रख दी थी वो डिफरेंट रखी थी उन्होंने पाकिस्तान। उन्होंने टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स कर ली, उन्होंने वहाँ पे कोई एक इस्टेब्लिशमेंट को पावर में नहीं आने दिया जिस तरह अमेरिका या पाकिस्तान में जो हुआ। हाँ जी, उन्होंने वहाँ पे कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे सबको सब अपनी अपनी एक किस्म की हद भी उन्होंने मुतय्यन की, वडेरों के लिए, मिलिट्री के लिए, सियासतदानों के लिए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म क्राइसिस में अगर हम देखें तो मोदी शूदी तो छोटे प्लेयर्स हैं ना, खैर ले तो इंडिया इसमें हमें, इंडिया की अगर किसी हद तक बचत होगी तो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से होगी, पॉलिसीज़ की वजह से भी। फिर दूसरा जो नेहरू की पॉलिसीज़ हैं। फिर यार जिहाद उनकी जो सियासी जमातें हैं ना, उनकी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज्ड है। हाँ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्टेड है थ्रू पॉलिटिक्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी उनकी प्रोटेक्शन मौजूद है वहाँ पर। वहाँ पे आपको एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं नज़र आता? नहीं नज़र आता। अब यानी जिस तरह आप देखो ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो अब देखा जाए, एक शादी हुई इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ताकतवर ख़ानदान की वो मुझे लग रहा था कि शायद अंबानी की वेडिंग हो रही है। हाँ, यानी हालांकि वो रूलिंग है गवर्नेंस में। अंबानी इज नॉट इन गवर्नेंस। वो बंदा वो कर सकता है, वो कर सकता है दिखावे वाली शादी, वो बिजनेसमैन है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन आप बस क्या कहें, आप रूलिंग एलीट हो, आप रूल कर रहे हो, डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। शाहाना भी दिखाना है, वो दिखाना है। और उस हालत में जब आपके मुल्क की गुर्बत का हालत है, आप देख लो 45% तक लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। फिर आपका जो हंगर इंडेक्स है उसमें आप 100 से आगे हो, 105वें नंबर पे हो 123 कंट्रीज में। 25% पाकिस्तानी फूड इनसिक्योर हैं। आपकी FDI लोएस्ट हिस्टोरिक लोएस्ट पे पहुंच चुकी है। हिस्टोरिक लोएस्ट है। आपकी ग्रोथ नहीं 3 सालों से हो रही, तो फिर आप कौन सी शादी आने बजा रहे हो? यानी इन्होंने शादी इस तरह की, जैसे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है ना GDP, वो शायद डबल डिजिट है। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान 10% पे ग्रो 10% पे ग्रो कर रहा है। और हुक्मरान जी उसको सबूत दिखा रहे हैं कि देखो जी हम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ना GDP डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। रूलिंग एलीट की उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। वो 2 से 10 लाख हो गई हैं। 2 से 2 लाख से बेनिफिट से ज़्यादा वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल अलाउंसेस की तो बात ही नहीं कर सकते। वो तो वही ना, ये जब सिस्टम अगर US जब निकलेगा और ये जो एक नया सिस्टम बनेगा, जो खुद अब वहाँ से कह रहे हैं, उनके अपने पार्टनर्स कह रहे हैं, कार्नी और मैक्रोन वगैरह, तो इसका मतलब उसके रेमिफिकेशंस यहाँ पे हमें नज़र आएंगी। उसका सदबाब करने की इन्होंने कोशिश की है। अभी आपको पता है, हमने लास्ट टाइम बात भी की थी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की। उसके साथ भी कोई डील की है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने एक बड़ी, यार उसकी तारीख नहीं है, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, वो अभी रिसेंटली बनी है। वो एक इट्स टाउटिंग इटसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट फर्म। वो अभी खुद खड़ा होने की, वो अभी खुद नौमौलूद बच्चा है, और उस नौमौलूद बच्चे के साथ आपने एक स्टेट लेवल का, और आपके टॉप ऑफिशियल्स खड़े हैं, टॉप ऑफिशियल्स खड़े हैं, टॉप, यानी हर कोई खड़ा है, और करना उसने क्या है। अच्छा, और यानी ये वो एक कहावत है ना कि आप बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब बेवकूफ़ क्या बनाया जा रहा है अवाम को कि जी डॉलर रेमिटेंसेस ना बहुत कम ख़र्चे के साथ पाकिस्तान में आएंगे, यानी से फेक राह दिखाने। यानी व्हाट अबाउट जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, है ना। और मैं जब ये इन्होंने आकर की है, और जिस तरीके से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप फैमिली के साथ कनेक्टेड है, उस पर बड़ी वो हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं, बहुत शदीद रेड फ्लैग्स हैं। और जो मैंने उसको जब देखा है तो मुझे तो यही लगा कि ये ना एक टाइप का ट्रिब्यूट पेमेंट सिस्टम सेटअप हुआ है कि जी ट्रंप को ना खुश रखना है, आप, क्योंकि अब प्रॉब्लम पता क्या हो गया, बरतानिया हो गया बिल्कुल साइड पे। आप यकीन करो कि यार
उनका हेल्थ और एकेडमिक सेक्टर, हेल्थ से मुराद है बायोटेक कंपनीज़, अमेरिकन बायोटेक कंपनीज़ लिटरली निकल रही हैं यूके से। उनकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में फंडिंग्स बंद हैं, फंडिंग्स नहीं मिल रही लोगों को। और यानी फंडिंग्स से मुराद ये है कि इस वक्त ना पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स हायर करना उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं, प्रोफेसर्स के लिए। और तो वो तो पीछे हट रहे हैं। यानी यूएस ने तो, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो मुझे कभी कभार लगता है उसका ना कोई ज़ाती अनाद भी है अंग्रेज़ों से, बरतानिया वालों से। आई डोंट नो क्या, जो मुझे लगता है वही क्रिस्टोफर स्टील, जो स्टील मेमो भेजा था इन्होंने रशिया गेट के दौर में, मेरे हाथ से वो तब का है ना डोनाल्ड ट्रंप का ना एक गुस्सा को वो कभी ख़त्म ही नहीं होना कि इन्होंने मेरी पहली टर्म ख़राब की थी। और वाकई में ख़राब की थी। 2 साल इन्वेस्टिगेशन चला कर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, एंड में वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला, चूहा भी नहीं निकला, चूंटी निकली। ठीक है, यानी वो बहुत ही डाउटफुल किस्म की बातें निकली उसके अंदर से। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन कंपनीज़ जब निकलना शुरू होंगी, और उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम का यूरोप के साथ एक ब्रेकडाउन होना शुरू होगा। तो यूरोप हैज़ नथिंग, बहुत पीछे रह गया हुआ यूरोप इन न्यू मार्केट्स, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत पीछे रह गया हुआ है। और क्योंकि बरतानिया पीछे हट रहा है, बरतानिया का वस्त्र रसूख नहीं रहा। और जहाँ तक मैं अब कह सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तो बरतानिया अब लॉबी भी नहीं कर सकता शायद उस तरीके की। तो इनको अब अपना डायरेक्ट रास्ता बनाना पड़ा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो इस वक्त सेटअप हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना अकोमोडेट करते हैं, कितना अकोमोडेट करता है। वही तो वेरी अनअकोमोडेटिंग मैन, वो नहीं अकोमोडेट करता। वो मेरे ख्याल से सुबह उठ के ना डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्का घुमाते हैं कि क्या आया है और फिर मैंने क्या करना है इनके साथ। मार्च में जो मोदी से जफियाँ डाल रहा था, जून में मोदी की, आप ये अंदाज़ा लगा लो यार कि सिर्फ मोदी के साथ लड़ाई तेल पे है। सिर्फ कहता है तेल ख़रीद लो मुझसे, सिर्फ तेल। और अगर मोदी ने समवट कर लिया तो आई डोंट नो कि हमारे साथ फिर क्या करेगा। और देखें एमबीएस के साथ मोदी, जो आपने मोदी वाली बात की, वो उसका सबूत है कि एमबीएस से उसकी क्यों अच्छी है, क्योंकि एमबीएस उनसे ख़रीदते रहते हैं असला। हाँ जी, वो खुश है एमबीएस से, खुश है एमबीएस से, तारीफ़ें होती हैं सऊदी अरब पहुँच के। और दूसरा ना, ट्रंप को गुस्सा मोदी पे इसलिए भी है कि ट्रंप की पहली दौर में ना रफ़ाले की डील हो रही थी। मुझे इसलिए ना कभी कभी लगता है कि ट्रंप शायद इसीलिए ना टॉन्ट करता है, तंज करता है ये जहाज़ों पे कि 8 गिरे थे। हाँ, ट्रंप ने माइक पॉम्पियो को भेजा कि जाकर ना इसको कहो कि हम ना इसको F-16 का अपग्रेडेड वर्जन देंगे, F-21 स्पेशली फॉर इंडिया, F-21 बनाकर देंगे, इंडिया में बनाकर देंगे इसको। वो मोदी ने कहा नहीं, हमने रफ़ाली खरीदनी। वो मेरे हाथ से इसलिए टॉन्ट करता रहता है कि तूने मेरा जहाज़ नहीं था ना लिया, जहाज़ नहीं खरीदा। अब इसलिए दोबारा F-35 का भी कहा था ट्रंप ने, F-35 का भी कहा वो था। तो इंडिया मेरा नहीं ख्याल उस तरफ जाएगा। नहीं, इंडिया अब जा नहीं सकता क्योंकि टॉन्ट बहुत कर दी है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने महंगा भी बहुत है F-35, महंगा भी बहुत है। फिर दूसरा पता प्रॉब्लम क्या है उसके यार, एक्सरसाइज करते हुए एक्सीडेंट्स पड़े हुए हैं। जर्मनी के अंदर टेस्ट 2 F-35 का ना लिटरली कोलिजन हो गई थी, मिड एयर कोलिजन हो गई थी करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। अब पता नहीं जहाज़ का फॉल्ट है, पायलट का फॉल्ट है, ये लेट 2010s की बात है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये भी नया जहाज़ बना, मिड एयर कोलिजन हो गई है। तो अगर देखा जाए इन फ्यूचर, जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर यूरोपियंस को ये भी कह दे कि तुम हमारी वजह से, अमरीकियों की वजह से तुम लोग जर्मन नहीं बोल रहे हो या जापानी नहीं बोल रहे हो, तो ही इज़ टॉन्टिंग नाउ, वो सबको तंज कर रहा है, सबको टॉन्ट कर रहा है जैसे। और इस टॉन्टिंग का जो एक है ना कि प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि ना कोई ट्रिगर पुल करे। और मैं आपको बताऊँ, ये जो इतनी टॉन्टिंग कर रहा है ना, उसकी एक जो मुझे वजह लग रही है वो ये लग रही है कि ये ट्रिगर पुल करें तो मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूं उसके जवाब में। वो देख रहे हैं ना, वो फौजी भेज रहे हैं थोड़े 150-200 फौजी भेजना शुरू कर दिए हैं यूरोपियंस ने।
तो उसके मुकाबले अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, वो नेटो के जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं या जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी ना अमेरिकन की नेटो में, वो पुल बैक कर रहे हैं। पुल बैक कर रहा है। हाँ 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया नेटो से निकल रहा है। नेटो इज़ अ बिग थिंग। नेटो तो बहुत बड़ी चीज़ है। नेटो इज़ दी, आप समझो ना कि अल्टीमेट सिंबल ऑफ वेस्टर्न यूनिटी, वेस्टर्न बैक्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न बैक वर्ल्ड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी जो उनकी गारंटीज़ हैं, सिक्योरिटी गारंटीज अरेंजमेंट उनकी अगर डिसअरेंज हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो कि मार्क कार्नी ने कहा कि मिडिल पावर्स को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो भी नताइज के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो मैं वही कहता हूँ ना कि हम किधर फंस गए हैं, हम इस जगह पे फंस गए हैं कि हमारे पास एक ऐसे लोग हुकूमत में आ चुके हैं, इक़्तिदार में आ चुके हैं, जिनके अपने ज़ाती मफाद जो है ना वो इस कोलैप्स की वजह से काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, हर्ट होंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कनेक्टेड रहें। और दूसरा आई थिंक उनको बड़ी पिक्चर देखने की भी ज़रूरत है कि खाली अमेरिका ही नहीं रहा अब। मतलब ये जिस तरह अमेरिका से पींगे बढ़ाने की लॉबिंग करते रहते हैं ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, और जिस तरह इसके अलावा भी देखें वर्ल्ड बियॉन्ड अमेरिका भी है, चाइना है, रूस है, यूरोप है, और भी बहुत कुछ है। अमेरिका कैश काफ़ी खिलाता रहा ना, अमेरिका से कैश का इस दौर में तो हम कैश जा ही रहा है आप नहीं बापू कहते हैं ना कि यार ओल्ड हैबिट्स सेल्डम डाई, पुरानी आदत ना मुश्किलों से जाती हैं। तो पहले आते थे डॉलर्स, दौर में डॉलर आए हैं, लेकिन यार वो इस दफ़ा तो अमेरिकन कंपनीज गई हैं, लेकिन एक आस तो है ना कि वो आप ना मादी याद करते हैं ना कि यार वो दौर था, शायद हम उसी तरह का कोई अमल अमेरिका को दे दें और अमेरिका ना हमें फिर से वो हमारी एक ना कौमी नफ्सियात है कि हम अपने ना मादी को देखते हैं और मादी में कोई अमल किया होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम वही अमल दोबारा से कर लेना तो हमें वही नतीजा मिल जाएगा। आज मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पाकिस्तान के नाम तो नहीं मैं लूँगा, थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन उन्होंने बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अभी तक आइडियाज़ की गुंजाइश नहीं है। जैसे अमेरिकन या ब्रिटिश फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज कर लेते हैं ना, वहाँ पे आइडियाज़ पे डिस्कशन हो जाती है। पाकिस्तान में लोग अपनी कॉजेज़ के लिए भी खड़े नहीं होते, और अगर उनको एक डंडा दिखा दिया जाए ना तो वो एक ही साइड पर चुप हो के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं जो सिस्टम है, जो पावर है उसको सलाम करेंगे। आइडियाज़ पे बहस नहीं होती इधर कि हमें किस कॉज या किस आइडिया की तरफ जाना चाहिए जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम क्रिएट करे। There is no such thing as a great idea, ठीक है, even if it's values, there is no such thing as that. There is an idea with a great presentation, the way it's presented. यानी कि प्रैक्टिकली आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हैं उस आइडिया को। हम लोग एक तो मैनिफेस्ट नहीं करते, दूसरा हम पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, हम तंजीम साजी हमारी बड़ी कमज़ोर है। हम लोग मुनज़्ज़म लोग नहीं हैं। हम आपको हो ना कि यार आइडिया के लिए क्या चाहिए, उस आइडिया का तंजीम साजी खुद एक आइडिया है, लेकिन हाँ उसकी वो हमें वो नहीं नज़र आती। हम ना बेसिकली यार जो मेरे से अगर आप पूछोगे ना, हम ना ध्यानीदार लोग, नीचे से लेकर ऊपर तक, हमें एक वक्त के खाने से लेकर ना दूसरे वक्त के खाने तक की, एक वक्त का खाना खाया ना तो हम सोचते हैं दूसरे वक्त का खाना कैसे खाना, या हमें मंथली वो पे चेक टू पे चेक है। और यही हमारी एलीट का, हमने वैल्यू जनरेशन करनी ही नहीं है। हमने कहा कि यार अच्छा अब अमेरिका से मामला बंद, डॉलर बंद हुए हैं तो अब हमने कहाँ से लेना, चलो जी सऊदी अरेबिया से बंद हुए तो अच्छा जी अमीरातियों के पास, अच्छा जी अमीरातियों से बंद हुआ तो अब किधर जाएं। ये थिंकिंग है, ये हमारी और थिंकिंग नहीं है, ये हमारा अमल है। अब अगर मैं आपको कहूँगा ना जिहाद के नहीं, इसके खिलाफ हमने एक ऐसा तरीका निकालना है कि हम अपने हाथों से अपनी दौलत बनाएं। मसला क्या है कि पाकिस्तानी का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कितनी देर लगेगी, मुझे नहीं पता है, सालों लग सकते हैं, ठीक है, थोड़ा भूखा भी रहना पड़ जाएगा। आप किसी पाकिस्तानी को कहो कि भाई थोड़ा सा पेट काट लो अपना, बगावत हो जाएगी वो तो। यानी पाकिस्तान के अंदर आपका इवन मतवस्त तबका, मिडिल इनकम जो तबका है,
3 वक्त की रोटी लाजमी खानी है, वो साइकोलॉजिकली ब्रेन में है कि भाई 3 वक्त की रोटी लाजमी खानी है। वो एक स्किप कर देगा ना, उसका दिन ख़राब हो जाएगा, वो उस रूटीन को तोड़ नहीं सकता। आपने जब ये कहते हैं ना कि हमने आइडियाज़ की बात करनी है, आइडियाज़ के लिए आपको रूटीन तोड़नी पड़ती है। हम रूटीन नहीं अपनी तोड़ सकते, हमें हैबिट्स, अपनी पुरानी आदत छोड़नी पड़ेंगी, हम वो हैबिट्स नहीं छोड़ने जो हमने, वही बात आ गई ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 ऑर्डर के अंदर जो हमने आदत और जो वैल्यूज़ अपनाई है ना हमारी एलीट ने भी, और वो क्या हुआ है कि जनरेशन टू जनरेशन वो जब ट्रांसफ़र हुई हैं वो उनमें ना वो आई है, अब बदतरी आई है, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई, रिफॉर्म नहीं हुआ, वो डिफॉर्म ही हुए हैं, डिफॉर्म हुए हैं। और हम एक ऐसे पॉइंट पे हम उस डेफॉर्मेशन के साथ रहने के लिए तैयार हैं क्योंकि आसान है, लेकिन जो मुश्किल काम है ना रिफॉर्म करना या मैन्युफैक्चर करना, डिफॉर्मिटी को ख़त्म करके, इसलिए शायद हमारे कौम के करैक्टर का एक मुंह बोलता सबूत है, हमारी एक्सपोर्ट्स $37 बिलियन हैं। आप देखें जापान जैसा इतना सा मुल्क, उसकी $700 बिलियन की, कोरिया की $600 बिलियन, वो चीज़ें बनाते हैं। चाइना तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ गया ना, वो $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है एक्सपोर्ट। हम क्या बनाते हैं यार, अफसोस होता है कि हम इतना बड़ा मुल्क हैं, इतनी बड़ी। यार इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर मैं आपको ना बताता हूँ, मैं ना काफ़ी मेरी होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ ना बातचीत, पढ़े लिखे लोग हैं। अब मुसीबत पढ़े लिखे हैं, इल्म वाले नहीं हैं, इल्म याफ्ता नहीं है। लिटरेट होना, एजुकेटेड होना, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोग सिर्फ लिटरेट हैं, हम एजुकेटेड नहीं हैं। हम लिटरेट हो जाते हैं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के। हम लोग ना लिखना सीख जाए ना, पढ़ना लिखना सीख जाए, जमा मनफी करना सीख जाए, तो हम कहते हैं हम इल्म याफ्ता हो गए हैं। लेकिन हम इल्म याफ्ता नहीं है, हम लोग पढ़ना लिखना आ गया हमें बस। अब उनसे जब बात होती है ना, और वो डोनाल्ड ट्रंप के, अच्छा अब मुझे रीड कर रहा मैं डोनाल्ड ट्रंप को कि मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप किधर जा रहा है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद अपने एक इंटरव्यू में बात की हुई है कि उसका जो सबसे पसंदीदा सदर है ना वो है विलियम मैकिनली। अब विलियम मैकिनली कौन था? प्रोटेक्शनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स डोनाल्ड ट्रंप, प्रोटेक्ट करना है, एक्सपैंड करना है। विलियम मैकिनली ने भी वही काम किया, माइग्रेशन रोकी यूएस में। ट्रंप यही काम करने जा रहा है, माइग्रेशन रोक रहा है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं अमेरिका में, वो सारे माइग्रेंट्स हैं, और वो सीरियस खदशे में कि यार हमारा क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि जिस तरह की मैं आपको मज़ेदार बात सुनाता हूँ कि लोगों के ना ग्रीन कार्ड अप्रूव हो चुके हैं अमेरिका में। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ग्रीन कार्ड अप्रूव कर दिया, DHS इशू नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये हालात हैं। और वो तो अब वो उनसे जब बातचीत होती है ना, वो ना बहुत ज़्यादा एक ना अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी से ना बड़े उनके ना रहते हैं असर रसूख में, अभी तक फैसिनेशन में रहते हैं कि यार हम इनके जैसे हो जाएं, बस हम इनके जैसे किसी तरह हो जाएं। हम नहीं हो सकते। हमारा जो तारीख़ी सफ़र है ना यह बड़ा डाइवर्जेंट है। हमारा इलाका, जोग्राफ़ी, मौसम, सकाफ़त, रिवायत, तारीख़ बड़ी मुख्तलिफ है, हमारी तारीख़ ही बहुत मुख्तलिफ है, फ़िलासफ़ी बड़ी मुख्तलिफ है। कैसे उन जैसे हो सकते हैं? हमारा रंग नहीं मिलता, ज़ुबान नहीं मिलती। ज़ुबान भी नहीं। हमारा कंटेम्प्रेरी कौन था इस मामले में? चीनी कौम हमारी कंटेम्प्रेरी थी। अगर हम मुवाजना करते हैं ना अपना, तो हमें चीन के साथ करना चाहिए था, चीनी कौम के साथ करना चाहिए था। 19वीं सदी के मिड में पाकिस्तान कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुकीम लोगों का भी वही हाल था जो चीन में मुकीम लोगों का हाल था। चीनियों का और हिंदुस्तानियों का ना एक जैसा ही हाल था। गुर्बत, कॉलोनाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन सब हो रही है। अब देख लें कहाँ पे हैं वो? चीनी किधर है? तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि हम देखें कि मगरिब में क्या हो रहा है, मगरिब कैसी पॉलिसीज़ बना रहा है, हमें चीन की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। अब चीनियों ने बेसिकली किया क्या है, अब पाकिस्तान के अंदर ना आपने जब यार आइडियाज़ की बात, चलें दोबारा मैं आइडियाज़ की बात पर आता हूँ। चलें, आपने एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी अपने मुल्क में। अब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का तरीका क्या है जो चीनियों ने किया?
आपने एक ग्रुप ऑफ नौजवान को कहा है, उनके पास एक आइडिया है, बड़ा वाइल्ड आइडिया, कि आपने बेसिकली नौजवानों को कहना है कि तुम लोग रिस्क लो, फेल हो गया डोंट वरी, यू विल गेट अनदर चांस। पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा बनाया ही नहीं। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, जहाँ देखें आइडियाज़ वहाँ पर पलते फूलते हैं जहाँ पर उनकी हिफाजत भी हो। पाकिस्तान में तो यार हमारे जो क्या कहेंगे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो के, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यार। और उन आइडियाज़ को और या उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाले जो हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे। अब वही बात आगे कुछ वही ना कि कुछ करना चाहते भी हैं कि नहीं, या मकसद है भी कि नहीं। बस उनका मकसद वही है कि वही रोटी वाली बात है ना, कि उनकी टेबल पे तीन रोटियां मतलब हाँ 3 जी। प्लॉट आ जाएं। हाँ जी, मतलब उनका वो जो उनकी सोच है कमाई की वो पूरी हो जाए। वो पूरी हो जाए, लेकिन यहाँ पर चैलेंज वही आ गया ना कि ये तौर तरीका अब तब्दील होने वाला है। इस लाइफस्टाइल को, जो चीज़ एक ग्लोबल ऑर्डर फंड कर रहा था ना, वो अब टूट रहा है। और इसका पता है क्या, चलें कहते हैं ना कि क्राइसिस पैदा होगा इससे। मैं आपको बता दूं, अभी से बता दूं, क्राइसिस पैदा होगा। जिस तरह कि इस पर रिपोर्टिंग हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये FDI वगैरह की, ये काफ़ी देर बाद फाइनली तो ये सिग्नल होना शुरू हो गया कि कुछ आ नहीं रहा कि क्राइसिस में पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन हर क्राइसिस में ना एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है जिहाद उन मिलेनियल्स की जो बूमर से बहुत तंग पड़ चुके हैं। लाइक द बूमर वे ऑफ लाइफ, मार्क कार्नी ने उसका जनाजा पढ़ा दिया। और अब जो नई जनरेशन है ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन सबसे पहले मुनज़्ज़म होना शुरू करें, चाहतों के बजाय एक मकसद, उस मकसद के गिर्द ग्रोहबंदी करें। फिर हम शायद हमारे पास मौका आएगा कि पाकिस्तान को हम उठा सकें। क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक, वो भी आपको पता है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो हमें तरक्की नहीं दे सकते। अगर है तो वो खुद ही करना है और किस्मत अपने हाथ में लेनी होगी। हाँ जी। और जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फ़ायदा उठाना होगा। और जिस तरह एक अदीम इंसान ने कहा, घबराना नहीं है।